एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी प्लस बोर्ड। हाँ जी, मैं हूं आपकी पल्लवी मैम और मैंने जिम्मेदारी ली है आपके ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम्स की पूरी पूरी तैयारी करवाने की। बेटा, मैं भी आपके तरह ही एग्जाम की तैयारी में जी जान से लगी हुई हूँ। वन शॉट रिवीजन, मैराथन रिवीजन क्लासेस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ में हमने और भी एमसीक्यू 400 एमसीक्यू क्वेश्चन की थी, सभी कुछ हम साथ में सॉल्व कर चुके हैं। अब अगली चीज जो हमें करनी है वो क्या है, हम 6 मार्कर क्वेश्चंस को भी सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन 6 मार्कर में आ सकते, 5 मार्कर में आ सकते हैं। सेक्शन डी ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो किस फॉर्मेट में आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उन्हें कैसे टैकल करना है, उनका आंसर कैसे करना है, ये सब मैं ही आपको बताने वाली हूँ। हाँ जी बेटा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से देख लो, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया सिंस 1901। इसमें मेन आपको क्या लिखना है, पहली बात सब याद रखेंगे, क्या करना होगा आपको, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला एक स्ट्रक्चर तो फॉलो करना ही करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या एड्रेस होने वाली है, इसमें आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 along with time period 1901 to 1921, 1921 to 1951, okay, 1951 to 1981 and 1981 and beyond, है ना, या फिर आफ्टर 1981, ये वाले टाइम पीरियड में किस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रही है, उसके क्या फैक्टर्स रहे हैं, ये सभी आपको बताना है। जैसे अगर आप 1901 से 1921 बताते हैं, दैट वाज द फेज ऑफ स्टैग्नेंट, ओके, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके रीजंस क्या थे स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ होने के, ये आप जब बताएंगे तो आप क्या मेंशन करने वाले हैं, देयर वाज हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स, ठीक है, बट द मोर्टालिटी रेट्स वर हाई। फिर ये वाले फेज में आपको बता देना है कि क्या था, दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या कंडीशन थी वहां पे, द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स बोथ वर हाई, देयर वाज इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन फैसिलिटीज, द मोर्टालिटी रेट्स वर रिड्यूसिंग, है ना, हर चीज को मेंशन करना है इस टाइम पीरियड में। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डेवलपमेंटल पॉलिसीज की वजह से देयर वाज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मोर्टालिटी रेट्स डिक्लाइन हो गए हैं बट द फर्टिलिटी रेट्स वर स्टिल हाई। एंड इन द लास्ट फेज आपको एक्सप्लेन कर देना है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर द बर्थ रेट केम डाउन, okay, the birth rates also started coming down and ultimately the population growth rate was on a steady level, ठीक है, though the population grow but at a slower pace। ये सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन कर देनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बेटा, हैव अ लुक, रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के बीच में डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। इंट्रोडक्शन में यहाँ क्या लिखना होगा, इंट्रोडक्शन में आप ह्यूमन सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर आप एक ऐसा ग्राफ, आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, आपने लिखा ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, इस तरह से रूरल एंड अर्बन, है ना, फिर रूरल और अर्बन के बीच का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। किन दो बेसिस पर लिखेंगे बेटा, आप इस बेसिस पर लिखेंगे, इकोनॉमिक बेसिस पर और सोशल बेसिस पर। किस तरह से रूरल एरियाज में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किस पर डिपेंड करती है, दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज, और अर्बन एरियाज में सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी। सोशल रिलेशंस कैसे होते हैं, दे आर लेस मोबाइल एंड मोर इंटिमेट, और अर्बन एरियाज में द सोशल रिलेशंस आर मोर कॉम्प्लेक्स, तो लाइफस्टाइल है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। साथ ही साथ में आपको एंड में क्या कंक्लूड करना है, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम इज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ये सब लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 पेज का अच्छा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लासिफाई द टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस, फंक्शंस के बेसिस पे हमें टाउन्स को जब क्लासिफाई करना है, किस कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है, हर टाउन्स को, देयर आर डिफरेंट टाउन्स इन इंडिया, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स एंड टाउन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। अब डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है, रिलीजियस टाउन, टूरिस्ट टाउन, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैम कंटोनमेंट्स, ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो भी क्लासिफिकेशन आपको याद है, एटलीस्ट 5 टाइप्स, ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स along with examples, along with examples, सभी क्लियरली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बहुत ही क्लियरली, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो जाएगा, कंटोनमेंट टाउन हो सकता है, टूरिस्ट टाउन हो सकता है, ओके, कमर्शियल टाउन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन टाउन हो सकता है, एजुकेशन टाउन हो सकता है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, एनी 5, फाइन।
वो सब आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, कंपेयर द चेंजेस इन शेयर्स ऑफ लैंड यूज कैटेगरी इन इंडिया 1950 से लेके 2014 तक के लैंड यूज कैटेगरीज में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो हमें इंट्रोडक्शन में बताना होगा कि लैंड इज अ फिक्स्ड कमोडिटी, वो नई इंक्रीज नहीं हो सकती है, सिर्फ क्या हो सकता है, लैंड यूज पैटर्न में चेंज हो सकता है। तो लैंड यूज पैटर्न में चेंज किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज बता देंगे। नेट सोन एरिया, एरिया जो है इंक्रीज हुआ है, अगर रफ फिगर्स दे सकें कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 41% से 45% तक पहुंच गया है, ये चीज आप बता सकते हैं। फॉरेस्ट वाला जो है इंक्रीज हुआ है, पास्चर लैंड्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, करंट फैलो लैंड इंक्रीज हुआ है ना, कल्चरेबल वेस्टलैंड डिक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर है, सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां पर है, ये सारा आप विथ फैक्ट्स, यहाँ पर क्या मेंशन करना है साथ में, फैक्ट्स। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है बुक में, वो ग्राफ अगर आप रफली बना सको तो आप बना सकते हो बेटा, रफली अगर बना सको, नहीं कंपलसरी नहीं है, अगर रफली बना सको तो इस टाइप में बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ उसी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाया। ग्राफ दिमाग में रहेगा, आप अच्छे से इस आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 54% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, स्टिल द इंडियन फार्मर्स फेस सर्टेन मेजर प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले आप मेंशन कर देंगे फ्रैगमेंटेड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, डिपेंडेंस ऑन एराटिक मॉनसून, एनी 5 पॉइंट्स। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स की जो है कोई मेजर 5 पॉइंट्स आप बता सकते हो, और फिर उनको ओवरकम करने के लिए क्या मेजर्स हैं, जो भी आप है, इराटिक मॉनसून है, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉनसून पे डिपेंडेंस है, इरिगेशन फैसिलिटीज, इंडेटेडनेस है, फाइनेंशियल एक्सेस नहीं है, इंडेटेडनेस है तो एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, अगर उनके पास में फॉर्मल क्रेडिट होगा, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से नहीं है, तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, जो प्रॉब्लम है उसका वही साथ ही साथ में उसी के बेसिस पर आप सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो शॉर्ट सेंटेंसेस में 5 से 6 आपको प्रॉब्लम्स और 5 से 6 आपको सॉल्यूशन मेंशन कर देने हैं। ओवरऑल ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आ गई अप्रोच समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इवैल्यूएट द वाटर डिमांड एंड सप्लाई इन इंडिया। हमें बताना होगा कि इंडिया में वाटर के क्या क्या अलग अलग सोर्सेज हैं। सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा, सप्लाई। बेटा यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स आपको बताने होंगे। अगेन यहाँ बात क्या आ जाती है, आपको कुछ फैक्ट्स जो है वो बताने होंगे। ठीक है, जैसे हमें इंडिया में 2.6% लैंड है, ठीक है, 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर है, ठीक है, 16% पॉपुलेशन है। इस तरह से आप अपने आंसर को लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको बताते हैं कि कितना लैंड है, कितना वाटर है इंडिया में, इससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाता है, वो आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली चीज जब आप मेन बॉडी पे लिखेंगे तो आपको सप्लाई के क्या क्या अलग अलग सोर्सेज हैं बेटा, ठीक है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ठीक है, देन बैक वाटर्स एंड लगून्स, ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे। देन उनका कंजम्पशन, ओके, सरफेस वाटर का कंजम्पशन और ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन पाई चार्ट बन सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम सरफेस वाटर के कंजम्पशन की बात करें, ठीक है, तो 89% सरफेस वाटर कौन कंज्यूम कर रहा है, एग्रीकल्चर में कंज्यूम हो जाता है ना। 9% सरफेस वाटर कहां पर जाता है, 9% surface water जाता है to the households and 5% of surface water goes to the this 2%, है ना। फिर जो बाकी का बचा 2% surface water है वो इंडस्ट्रीज में जाता है। दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन, है ना। एग्रीकल्चर में दिस गोज टू डोमेस्टिक, दिस गोज टू इंडस्ट्रीज। इसी तरह से आप ग्राउंड वाटर का भी 92%, 5% एंड 3% वाला ग्राफ यहाँ पर बना सकते हैं। पाई चार्ट बनाओगे, कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, दिस वाज द डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। एनालाइज व्हाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विल बी द फ्यूचर ऑफ रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फ्यूचर के रिसोर्सेज क्यों होने वाले हैं? बेटा आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना होगा कि बहुत सारे वैरायटी के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनकी जो सप्लाई है वो अबंडेंट है, जो कभी एंड नहीं होने वाले हैं।
और वो फ्यूचर की रिसोर्सेज क्यों हैं? क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है उनकी कई सारी लिमिटेशंस है, जैसे वो एग्जॉस्टेबल है, आफ्टर अ टाइम वो एंड हो जाएंगे। वो जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी जगह पे इक्वली अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा उनके साथ में अगली प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत सारा पोल्यूशन कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कोल, ठीक है। और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड में आप एग्जाम्पल दे सकते हो पेट्रोलियम का, कि केवल कुछ लिमिटेड जगहों पे अवेलेबल है। इस तरह से एग्जाम्पल देकर लिखो। यहाँ पर आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स देना है, ठीक है। उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, और कंपेयर करके बताओ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अगर कोल जैसे पेट्रोलियम है, आप वहां पे एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी ऑल अक्रॉस द नेशन, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में अवेलेबल है। बताओ इन सब चीजों को, है ना। प्रॉपर एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करना है कि वो क्यों फिजिबल नहीं है और ये क्यों फिजिबल है। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। जस्टिफाई द नीड फॉर टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप प्लानिंग बाय प्लानिंग कमीशन। टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप प्लानिंग की नीड क्या थी? सबसे पहले हम यहाँ पे प्लानिंग को ब्रीफ में 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे कि प्लानिंग क्या होता है। अब प्लानिंग कमीशन ने टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप प्लानिंग क्यों बनाई? सबसे मेजर रीजन क्या है बेटा? बैकवर्डनेस, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, है कि नहीं? तो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, उसके लिए हिल एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स लेकर आया है। और साथ ही साथ में स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ओके, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ये सभी को भी लेकर आया है, ताकि इक्विटेबल डेवलपमेंट, सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट हो, रीजनल इम्बैलेंसेस खत्म हो, सेक्टोरल इम्बैलेंसेस खत्म हो। आ रही है बात समझ में सभी को? इन सभी चीजों को मेंशन करना होगा अपने आंसर में। अगली चीज, evaluate the measures that can be taken to promote sustainable development in the इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? या तो आप इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या और बेहतर होगा कि इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। उसका पर्पस क्या है? इरिगेशन के लिए वहां पे कैनाल से वाटर सप्लाई किया जा रहा है। ये आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। इसके बाद अगला पार्ट आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा बच्चे? अगला पार्ट में आपको एक्सप्लेन ये करना होगा कि वहां पे जो वाटर सप्लाई हो रही है उसको कैसे सस्टेनेबली यूज करना है, ठीक है। सस्टेनेबल यूज का एक मेजर क्या हो सकता है? वाटर का वेस्टेज नहीं करना है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं करना है, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करनी है, ठीक है, वाटर कॉन्शियसनेस जनरेट करनी है। ये सारी चीजें आपको इस आंसर में मेंशन करनी होगी। आ रही है सभी को बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन रेलवेज इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी विथ फोकस ऑन रीजन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इंडिया की रेलवेज का रोल क्या रहा है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? हम कहां से बात करेंगे? हम बात करेंगे सिंस द कॉलोनियल टाइम्स। रेलवेज कहां से स्टार्ट हो गया है? 1853 से। हम वहीं से बात करेंगे कि इंडिया की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेलवेज का रोल क्या रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को कैसे इंटरकनेक्ट किया गया है रेलवेज के थ्रू, लोगों में कैसे यूनिटी इंक्रीज हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साथ साथ इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड रीजन है उनको डेवलप्ड रीजन से कैसे ज्वाइन किया गया है, कैसे आपका ट्रांसपोर्ट से ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज हुआ है। ये सारी चीजों को आपको इसमें मेंशन करना होगा। रिसेंट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं रेलवेज में, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज, इनिशियली द डीजल, ओके, द कोल फायर्ड इंजन वर यूज, जिसमें कोयला डाला जाता था, वैसे रेलवे इंजन यूज होते थे। आज के टाइम पे द रिसेंट डेवलपमेंट है इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ आप क्या देख रहे हैं? आज के टाइम पे हम वंदे भारत सुपर स्पीड ट्रेन को लेकर आ रहे हैं, है ना। देन वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द बुलेट ट्रेन, वो टेक्नोलॉजी हमने जापान से अडॉप्ट की है। ओके, इन सब चीजों को आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने आंसर में कहीं ना कहीं। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ गैस पाइपलाइन इन इंडिया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने फर्स्ट, एशिया की फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल पाइपलाइन, ओके, तो नहर कटिया टू बरौनी, उसको एस्टैब्लिश किया था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल। देन द गैस गेल, क्या डेवलप किया इसने? एचवीजे पाइपलाइन। इन दोनों पाइपलाइंस की सिग्निफिकेंस और इनका रोल, ठीक है, नहर कटिया टू बरौनी जो पाइपलाइन थी, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में और इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में इस क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है पूरा। आ रही है बात सभी को समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम dwellers इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू धारावी। अगर आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि स्लम dwellers की मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, दे लिव इन पुअर कंडीशन। आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, पहले तो आप ये बता दो कि स्लम्स क्या होते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन में आज 17% स्लम्स है, स्लम dwellers होते हैं। अब स्लम dwellers को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हेल्थ वाइज पुअर सैनिटेशन, ठीक है, कंजेस्टेड एरियाज में रहते हैं, ओके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता है, ओके, मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास में अवेलेबल नहीं होती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ओके, जेंडर इनइक्वालिटी होती है, ओके, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, इलिटरेसी बहुत ज्यादा होती है, दे आर कन्फाइंड टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, दे डोंट गेट मच ऑफ द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना होगा विद स्पेशल रेफरेंस टू धारावी। ठीक है, धारावी क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट स्लम है मुंबई में। नेक्स्ट यू हैव सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बता देने हैं। आई एम सॉरी, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, जो भी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या कंट्रोल करने के मेजर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करेंगे। अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, रिवर्स में जो पॉल्यूटेंट्स का डिस्चार्ज है उसको हम कंट्रोल करेंगे, वाटर को रिसाइकल रीयूज करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर करेंगे। इन सब चीजों को हमें इसमें मेंशन करना होगा, अलग अलग क्लासिफिकेशन बना के, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सभी चीजों का बताएंगे और फिर उसका कंट्रोल मेजर्स बता देंगे। आ गई ये बात समझ में? ठीक है, दिस वाज द ब्रीफ डिस्कशन। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, मैंने उनके बारे में आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। इतना तैयारी कर लो, बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कोई जरूरत लग रही है, यू कैन गो टू द सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स का टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको जो भी रिसोर्सेज लग रहे हैं, जो डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक सोल्यूशन है आपके सभी परेशानियों के लिए। सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है, हर चीज का स्टडी मटेरियल और प्रॉपर शेड्यूल सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। I suppose I have given my 100%. Now it is time to give your 100%. अपना 100% दो, बहुत अच्छे से एग्जाम लिख कर आओ। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे से एग्जाम लिख कर आओ बेटा, डरना नहीं है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है। अब बस फाइनल शॉट लगाने का वक्त आ गया है। प्रैक्टिस सभी लोगों ने बहुत अच्छी कर लिया है। कल जाइए एग्जाम में बहुत 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 अच्छे स्कोर लेकर आइए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। Bye bye. I'll meet you tomorrow morning at 7 a.m. Bye. Take care.